आज हम अकाउंटिंग की दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं और हमारे पास जो नोट्स और अंश है वो अक्रूअल अकाउंटिंग के सिद्धांतों और डेबिट क्रेडिट के नियमों पर केंद्रित है। हाँ, और ये विषय अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और कई लोगों के लिए थोड़े मुश्किल भी हो सकते हैं। तो आज हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन इन जटिल नियमों को बिल्कुल सरल बनाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नियम क्यों मौजूद हैं और ये असल में काम कैसे करते हैं। चलिए इसे खोलना शुरू करते हैं। बिल्कुल। हम शुरुआत करेंगे सबसे बुनियादी अवधारणा से, यानी अक्रूअल कॉन्सेप्ट से, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ बना है। और फिर हम देखेंगे कि कैसे एक ही सिद्धांत से अक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जैसी 4 महत्वपूर्ण चीजें निकलती हैं। और फिर हाँ, डेबिट और क्रेडिट के गोल्डन रूल्स को भी समझेंगे। इससे पहले बात करते हैं अक्रूअल कॉन्सेप्ट की। ये है क्या? सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, लगता है, पर है बहुत सीधा। हमारे सोर्स के अनुसार इसका मतलब है कि लेन देन मतलब ट्रांजैक्शंस को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब वे होते हैं, न कि तब जब कैश का लेन देन होता है। बिल्कुल, यानी इनकम तब रिकॉर्ड होगी जब वो अर्न हो गई हो, भले ही पैसा बाद में मिले। और खर्चा तब रिकॉर्ड होगा जब वो इनकर हो गया हो, भले ही पेमेंट बाद में किया जाए। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। यही वो कॉन्सेप्ट है जो बिजनेस की सही वित्तीय तस्वीर दिखाता है। मतलब अगर हम सिर्फ कैश के आने जाने का हिसाब रखेंगे तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि एक निर्धारित महीने या साल में बिजनेस ने असल में कितना कमाया या कितना खर्च किया। और जैसा कि आपने कहा, इसी एक कॉन्सेप्ट की वजह से 4 प्रमुख एडजस्टमेंट्स की जरूरत पड़ती है। हाँ, तो आइए उन 4 शब्दों पर आते हैं जो इसी कॉन्सेप्ट से निकले हैं। पहला है अक्रूड इनकम। इसका मतलब है इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड इन कैश। यानी कमाई हो चुकी है पर पैसा अभी हाथ में नहीं आया। जैसे मार्च महीने का किराया जो अप्रैल में मिलेगा। एकदम सही। और यहाँ एक एग्जाम ट्रिक भी बताई गई है। अर्न्ड इक्वल्स इनकम, नॉट रिसीव्ड इक्वल्स एसेट। तो ये बैलेंस शीट में एक एसेट के तौर पर दिखाया जाता है। सही। इसे एसेट इसलिए माना जाता है क्योंकि भविष्य में इससे कैश मिलने का अधिकार बिजनेस के पास है। ये एक तरह से एक संपत्ति है जो अभी मिली नहीं है। तो इसकी जर्नल एंट्री भी सीधी होगी। हाँ, अक्रूड इनकम अकाउंट को डेबिट करते हैं और इनकम अकाउंट को क्रेडिट। दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये शायद ज्यादातर लोगों ने सुना होगा। हाँ, ये काफी कॉमन है। मतलब एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड। खर्चे हो गए हैं पर हमने अभी तक पेमेंट नहीं की है। जैसे सैलरी जो देनी बाकी है या बिजली का बिल। हाँ, जिसका भुगतान नहीं हुआ है। और इसे बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी के रूप में दिखाया जाता है। और ये एक लायबिलिटी है क्योंकि ये बिजनेस का एक दायित्व है, एक कर्ज है जिसे भविष्य में चुकाना है। यहाँ लॉजिक ये है कि खर्चा हो चुका है, इसलिए उसे रिकॉर्ड करना जरूरी है। लेकिन क्योंकि भुगतान नहीं हुआ, इसलिए एक देनदारी मतलब लायबिलिटी भी खड़ी हो जाती है। बिल्कुल। तीसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। जैसे अगले 6 महीने का किराया एक साथ दे देना या इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में भर देना। दिलचस्प बात यह है कि इसे एक एसेट माना जाता है। पैसा चला गया, फिर भी ये एसेट क्यों है? इसमें जो बात फैसिनेटिंग है वो ये है कि पैसा भले ही चला गया हो, लेकिन उसके बदले में भविष्य में मिलने वाली सेवा या लाभ मतलब फ्यूचर बेनिफिट का अधिकार बिजनेस ने खरीद लिया है। अच्छा। क्योंकि भविष्य में इसका फायदा मिलेगा, इसलिए ये एक संपत्ति, एक एसेट है जब तक कि वो फायदा इस्तेमाल नहीं हो जाता। और चौथा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये तो प्रीपेड एक्सपेंस का उल्टा लगता है। हाँ, बिल्कुल। इनकम रिसीव्ड बट नॉट येट अर्न्ड। पैसा मिल गया है पर उसके लिए काम अभी करना बाकी है। जैसे अगले साल की मैगजीन सब्सक्रिप्शन का पैसा आज ही मिल जाना। और उसे एक लायबिलिटी माना जाता है। इसे लायबिलिटी इसलिए माना जाता है क्योंकि पैसा तो आ गया, लेकिन बिजनेस पर अभी भी सेवा या सामान देने की जिम्मेदारी बाकी है। एक ऑब्लिगेशन है। हाँ, जब तक वो सेवा दे नहीं दी जाती तब तक ये एक देनदारी बनी रहेगी। तो संक्षेप में ये चारों समायोजन या एडजस्टमेंट्स सिर्फ और सिर्फ अक्रूअल कॉन्सेप्ट की वजह से होते हैं। अक्रूअल कॉन्सेप्ट के अलावा हमारे सोर्स में कुछ और फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस का भी जिक्र है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। हाँ। इसका मतलब है कि यह मानकर चला जाता है कि बिजनेस भविष्य में भी चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। और इसी वजह से एसेट्स को उनकी लागत मतलब कॉस्ट पर दिखाया जाता है, ना कि उनकी लिक्विडेशन वैल्यू पर। लिक्विडेशन वैल्यू मतलब बेचने पर मिलने वाली कीमत। हाँ,
ये एक बहुत ही बुनियादी धारणा है। अगर ये धारणा खत्म हो जाए, यानी लगे कि बिजनेस बंद होने वाला है, तो अकाउंटिंग के सारे नियम बदल जाते हैं। तब हर चीज को उसकी बाजार में बिकने वाली कीमत पर देखा जाता है। दूसरा है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब है कि अकाउंटिंग के तरीके साल दर साल एक जैसे ही इस्तेमाल होने चाहिए ताकि तुलना की जा सके। सही। और तीसरा जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इसका नियम है एंटिसिपेट लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स। मतलब होने वाले नुकसान के लिए पहले से तैयारी करो। हाँ, लेकिन होने वाले मुनाफे को तब तक मत गिनो जब तक वो सच में हो न जाए। और ये सिद्धांत कंपनियों को अपने मुनाफे और संपत्ति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने से रोकता है। उदाहरण के लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना प्रूडेंस है। मतलब डूब सकने वाले कर्ज के लिए प्रावधान। हाँ, लेकिन किसी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को पहले से ही अपनी किताबों में दिखा देना प्रूडेंस के खिलाफ है। एक और कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि बिजनेस और उसका मालिक दो अलग अलग इकाइयां हैं। ये बहुत कॉमन एमसीक्यू कॉन्सेप्ट है। और इसी वजह से मालिक द्वारा लगाया गया पैसा मतलब कैपिटल बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होता है, और जब मालिक बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसे ड्रॉइंग्स कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जिससे बहुत लोग डरते हैं, डेबिट और क्रेडिट के नियम। हाँ, अब हम उस पहेली को सुलझा सकते हैं। हमारे पास इसे समझने के 2-3 तरीके हैं। पहला है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। इसमें 5 तरह के अकाउंट्स हैं: एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। और नियम बहुत सीधा है। एसेट या एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट करो, घटने पर क्रेडिट। और इसका उल्टा लायबिलिटी, कैपिटल या रेवेन्यू बढ़ने पर क्रेडिट करो और घटने पर डेबिट। इसे याद रखने के लिए एक शॉर्टकट भी है। हाँ। DEADCLIC, यानी डेबिट, एक्सपेंसेस, एसेट्स, क्रेडिट, लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल। ये बहुत मददगार है। ये मॉडर्न अप्रोच बहुत तार्किक है, मतलब लॉजिकल है। ये सीधे बिजनेस पर पड़ने वाले असर से जुड़ा है। लेकिन हमारे पास एक और भी सरल नियम है, खास तौर पे एसेट्स के लिए। इसे द गोल्डन रूल ऑफ एसेट अकाउंटिंग कहा गया है। वो क्या है? The account of the thing whose value increases is debited. The account of the thing whose value decreases is credited. मतलब जिस चीज की वैल्यू बढ़ रही है उसे डेबिट करो, जिसकी वैल्यू घट रही है उसे क्रेडिट करो। तो हमारा उदाहरण था बाय फर्नीचर फॉर कैश 5000। हाँ, यहाँ फर्नीचर जो कि एक एसेट है बढ़ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, और कैश? और कैश जो वो भी एक एसेट है घट रहा है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितना आसान है। ये उदाहरण बहुत अच्छे से समझाता है कि हर लेन देन के हमेशा 2 पहलू होते हैं। यही डबल एंट्री बुककीपिंग का आधार है। एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट। सोर्स में एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का भी जिक्र है: पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स। हाँ, ये पारंपरिक नियम है। पर्सनल अकाउंट का नियम है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का जो एसेट से जुड़ा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट जो इनकम या एक्सपेंस से जुड़ा है, उसका नियम है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहाँ जो एक महत्वपूर्ण बात जोड़ने वाली है वो यह है कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। अच्छा, और इसके उदाहरण वही हैं जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी: आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये सब कुछ आखिर में एक दूसरे से जुड़ जाता है। बिल्कुल, ये चारों किसी व्यक्ति या संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जिनसे या तो पैसा लेना है या जिन्हें पैसा देना है। तो आज की इस चर्चा का सार क्या है? अगर कुछ बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? सबसे जरूरी है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। यही वो वजह है जिससे सारी एडजस्टमेंट्स पैदा होती हैं। हाँ, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लायबिलिटी है, प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट है, अक्रूड इनकम एक एसेट है, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एक लायबिलिटी है। और डेबिट क्रेडिट के लिए DEDCLIC का शॉर्टकट या एसेट्स के लिए बढ़ने पर डेबिट घटने पर क्रेडिट वाला नियम बहुत काम का है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये नियम सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट एक निश्चित समय की सही और निष्पक्ष तस्वीर पेश करे, चाहे कैश का लेन देन कभी भी हुआ हो। और ये निवेशकों, सरकार और प्रबंधन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की बात की,
कि मालिक और बिजनेस अलग हैं। हाँ, तो सोचिए, अगर एक अकेला व्यक्ति अपना छोटा सा बिजनेस चला रहा है, जैसे एक छोटी दुकान, तो क्या उसके लिए भी इस कॉन्सेप्ट को इतनी ही सख्ती से लागू करना व्यवहारिक है? और अगर नहीं, तो उसकी अकाउंटिंग असल दुनिया में कैसी दिखती होगी?